जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, कुछ समय से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही है क्योंकि मैं अपने गांव आ रखा हूँ। इस समय थोड़ी वीडियो अपलोड करने में टाइम लगता है, समय नहीं मिल पाता है इस वजह से। लेकिन माफ़ी चाहूँगा, कुछ 10 या 12 दिन में रेगुलर वीडियोस अपलोड होना चालू हो जाएंगी। आप सभी इन पुरानी वीडियोस को रिवाइज करते रहें। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस पहले अपलोड कर दी हैं ताकि आप पढ़ते रहें और अपने लक्ष्य की तरफ चलते चलें। तो आज हम पढ़ रहे हैं रजिया सुल्तान के बारे में। हमने पहले पाँच चार शासक पढ़ चुके हैं, हम आज हमारा है पांचवा। आप सभी को पता होगा हम क्या पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो पहला शासक अपना है रजिया सुल्तान। आज का जो फर्स्ट किंग है यानी कि क्वीन है वो है रजिया सुल्तान। हमें रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ना है। हम चार शासक पहले ही पढ़ चुके हैं। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। आप सभी को पता होगा कि 11 शासक हैं गुलाम वंश में। हम गुलाम वंश पढ़ रहे हैं, आप सभी को याद होगा, जिसमें से हम चार शासक पहले ही पढ़ चुके हैं। आज पांचवा पढ़ना है, वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक लेडीज हैं, नाम से ही पता लग रहा होगा आपको। इनका समय काल जो है 1236 से लेकर 1240 तक रहता है। ये तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका है, यानी कि अब तक इससे पहले कोई भी जो लेडी थी वो सुल्तान नहीं बनी थी। लेकिन ये सुल्तान बनी, ये तुर्की महिला थी। ठीक है, कहाँ की थी ये? तुर्की महिला। और ये कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। आप सभी को पता होगा इल्तुतमिश एक महान शासक हैं गुलाम वंश के, तो उन्हीं की ये बेटी है। तो इनों के विद्रोह किए गए। इनका विद्रोह क्यों हुआ? सबसे पहली बात तो एक लेडीज थी। पहले के समय में ये होता था कि लेडीजों को ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता आगे बढ़ने का। आप सभी जानते होंगे कि पुराने ज़मानों में कितनी प्रथा थी। लेडीज़ अगर घर संभालने की बात की जाए, लेडीज़ को भी घर संभालने नहीं देते थे, तो यह तो शासन संभालने की बात थी। तो इस वजह इनका विद्रोह बहुत हुआ था। इनको हटाने के लिए इनके भाइयों ने ही इनको गद्दी पर से हटाने के लिए बार बार कोशिश करती रही ताकि ये गद्दी से हटे और हमें गद्दी मिले। लेकिन ये अपने भाइयों से ज़्यादा कर्मशील योग्यशील व्यक्ति थी, यानी कि महिला थी। इस वजह से इनको ये गद्दी मिली और इन्होंने काफ़ी प्रयास भी करा इस गद्दी को पाने के लिए। इनको ऐसे ही नहीं मिल गई ये गद्दी। इसलिए आगे देखते हैं। रजिया कुल्हा और चोगा धारण करती थी। आप समझेंगे कि ये मुस्लिम थी, तो जो लेडीज आज की डेट में जो उनका जो बुरखा टाइप में होता है वो धारण करती थी उस समय। ठीक है, रजिया ने कुल जो काले गुलाम है यानी काला गुलाम याकूत, इसको एक जो रजिया ने काले गुलाम याकूत नियुक्त किया, यानी इसने एक गुलाम को नियुक्त किया जो था याकूत। अब याकूत कौन था? इसको स्टार्टिंग में अमीर याकुर पद दिया था। ठीक है, एसएससी की तरफ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि रजिया ने कौन से गुलाम को अपॉइंट किया था, तो वो है याकूत। और याकूत कौन सबसे पहले इनको कौन सा पद मिला? वो है अमीर आखुर। ठीक है, अल्तुनिया के और अल्तुनिया इन दोनों में कंट्रोवर्सी रहती है, तो मैंने दोनों ही लिख दिए, आप ध्यान से पढ़ें। के विद्रोह में मारा गया। अब कौन मारा गया था? वो मारा गया था याकूत, क्योंकि रजिया के ऊपर पहले से ही काफ़ी विद्रोह हो रहे थे और इन्होंने एक अपॉइंट कर लिया याकूत, यानी कि जो अपॉइंटेंट था उसको याकूत कर लिया। तो ये काफ़ी नियम के साथ चलने वाला व्यक्ति था। इसने काफ़ी बार अच्छे प्रयास करे और रजिया को काफ़ी विजय दिलाई। इस वजह से लोगों ने इसे ही समाप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, आगे देखते हैं इसके खिलाफ होने वाले विद्रोह कौन कौन से थे। मैं बता चुका हूँ विद्रोह क्यों हो रहे थे। अब इनके विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं कौन से थे। अल्बुनिया का विद्रोह जो तरबिंद और भटिंडा जो पंजाब में पड़ता है, इसमें सबसे ज़्यादा विद्रोह किया गया रजिया के साथ। और रजिया की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? हत्या कही थे, हत्या कहेंगे हम इसको, मृत्यु नहीं कहेंगे। इसको मारा गया था बेसिकली 13 अक्टूबर 1240 में को कैथल में मारा गया था इसको। ये युद्ध करके लौट रही थी, तो इसी के भाइयों ने या और साजिश करके इसको मरवाया था। अब रजिया सुल्तान की फोटो देख सकते हैं, मैंने कोशिश करिए प्रॉपर फोटो ढूंढने की। रजिया सुल्तान का समय समाप्त हो जाता है। मैं एक रजिया सुल्तान के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा जो काफी महाकवियों ने बताई है कि जो याकूत था, याकूत कौन था? आप सभी को पता होगा, कमेंट में मुझे बताइए याकूत कौन था। नहीं पता तो मैं बताता हूँ, मैंने अभी जस्ट बताया याकूत गुलाम था रजिया सुल्तान का। लेकिन रजिया सुल्तान के ऊपर कुछ कलंक लगाए गए कि रजिया सुल्तान ने याकूत से शादी करी और याकूत को ही अपने
जो प्रिय भावना होती है उसको व्यक्तित करा। यानी कि आप समझ सकते हैं ये सबकी साजिश थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेखक बर्नी ने इसके बारे में बताया गया है कि जो याकूत था वो एक सिर्फ और सिर्फ एक नौकर का था, यानी कि गुलाम था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। बहराम शाह जो 1240 से लेकर 1242 तक इल्तुतमिश का पुत्र था ये, और रजिया का भाई। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप सभी को, इसी के भाइयों ने इसको गद्दी से हटाने का प्रयास करता करे, और इसी के भाइयों ने और इस साजिश करके कुछ राजाओं से मृत्यु कराई। ठीक है, इल्तुतमिश का पुत्र था और रजिया का भाई था। कौन था? बहराम शाह, जो छठा है शासक 1240 से लेकर 1242 तक इसका शासनकाल रहता है। आप सभी पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। बहराम शाह ये छठे नंबर का है। माफी चाहूंगा, एक सेकंड। ठीक है, ये 2 बार हो चुका है। इल्तुतमिश का पुत्र था, कोई दिक्कत नहीं है। इल्तुतमिश का पुत्र था, मैं बता चुका हूँ, रजिया का भाई था। एक्तकीन की हत्या इसने ही कराई। किसने कराई? बहराम शाह ने एक्तकीन की हत्या। तैयर के नेतृत्व में मंगलों का आक्रमण 1241 में हुआ। अब आपसे मंगलों का आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सभी डेटों को आप अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि एसएससी बार बार पूछ सकते हैं कि मंगलों का आक्रमण कब कब हुआ है। तो एक डेट और आप अपने 1241 लिख लें। आप एक काम कर सकते हैं, एक शॉर्ट डायरी लें, उसके पीछे ही पीछे इन मंगलों का आक्रमण नोट करते रहें, उसी में ही इस डेट को भी नोट कर लें। आगे और बताऊंगा मंगलों का आक्रमण कब कब हुआ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 6th हमारा हो चुका है शासक। 7वां पढ़ते हैं हम। महमूद शाह जो 1242 से लेकर 1246 तक, यानी कि 1246 तक। रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था ये। ठीक है, और कुशल खां ने स्वयं मना कर दिया, यानी कि इस गद्दी के लिए कुशल खां को भी अपॉइंट करने के लिए बात की गई थी, जो कुशल खां ने स्वयं ही मना कर दिया था कि मुझे इस गद्दी के लिए नहीं बैठना, क्योंकि इस गद्दी पर जो आता है वो मारा जाता है। तो कुशल खां डर गया और तो उसने स्वयं ही मना कर दिया कि मुझे ये शासनकाल नहीं चाहिए। तो इस वजह से जो महमूद शाह है वो इस गद्दी पर आते हैं। अब 7वें नंबर का लेखक देखते हैं, नसीरुद्दीन महमूद, जो 1246 से लेके 1266 तक का इनका कार्यकाल रहता है। इल्तुतमिश का पोता, आप सभी को पता होगा, इल्तुतमिश एक महान शासक हैं दिल्ली सल्तनत काल में, और साथ में ही गुलाम वंश की ओर से देखा जाए तो सल्तनत काल का औरंगजेब इसे ही कहा जाता है। आप सभी को पता होगा औरंगजेब कौन है। औरंगजेब एक महान शासक जिन्होंने पूरे प्रदेश को एक हासिल करने का प्रयास किया गया कि मुझे मेरा पूरा प्रदेश मेरे हाथों में हो, मेरी मुट्ठी में हो। इस वजह से ही इन्हों के भी सेम प्रयास थे, इस वजह से इनको औरंगजेब का, सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता है। टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था, यानी कि आप समझ सकते हैं दिल्ली सल्तनत का शासक सिर्फ टोपी सीकर शासन अपना जीवन व्यतीत करता था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इनके कर्मशील, योग्यता और मेहनती कितने थे। ये सिर्फ टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। नायाब ए मुमलिकता बलबन का पद मिला इनको। बलबन से कौन सा पद मिला? नायाब ए मुमलिकता। ठीक है, महमूद बलबन का दामाद था, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। महमूद कौन था? बलबन का दामाद। जो शमशी वंश का खात्मा इस समय हो जाता है और प्रथम इलवरी वंश का भी खात्मा हो जाता है, यानी कि इन दोनों वंशों का खात्मा हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां शासक चल रहा है, अब आगे की ओर देखते हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं इसमें, जो नसीरुद्दीन महमूद हैं के समय मिनराज उस सिराज दिल्ली का काजी, यानी काजी का आप मतलब समझ सकते हैं, माफ कीजिएगा, काजी है। ठीक है, जो जज होता है, जज, उसको बोलते हैं काजी। तो एसएससी ने एक बार 2017 और 18 में क्वेश्चन पूछा था, नसीरुद्दीन के महमूद दिल्ली का काजी कौन था? तो मिनराज उस सिराज। इन्हों की काफी प्रचलित पुस्तकें हैं, आप सभी ने पढ़ी होंगी और मैंने बताई भी है कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें। आगे देखते हैं 10वें नंबर के लेखक बलबन साहब। बलबन एक प्रमुख, जैसे इल्तुतमिश एक बहुत महान शासक हैं गुलाम वंश के, उसी तरह से एक बलबन, ये काफी बड़ा नाम है दोस्तों। बलबन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अत्यधिक फैक्टर देते हैं गुलाम वंश की ओर से। इसका शासन द्वितीय इलवरी वंश शुरू हो जाता है, यानी कि इसके शासन से द्वितीय इलवरी वंश शुरू हो जाता है। और प्रथम इलवरी वंश कहाँ खत्म होता है? किस समय के समय? नसीरुद्दीन महमूद के समय, जो प्रथम इलवरी वंश है और शमशी वंश है जो खत्म हो जाता है। ठीक है, बलबनी वंश इसका, ठीक है, इस जो वंश था इसका नाम बलबनी वंश भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम मैं बता देता हूँ, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं
माफ कीजिएगा दोस्तों, शासक बलबन का पूरा नाम क्या है? तो गयासुद्दीन बलबन। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। आप समझ सकते हैं इल्तुतमिश के कितने बड़े बड़े शासक गुलाम रहे हैं। तो इल्तुतमिश खुद एक गुलाम था, लेकिन इल्तुतमिश के भी काफी बड़े बड़े शासक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इल्तुतमिश की जो प्रचलिता है, यानी कि भूमिका है अपने प्रति या कर्तव्य के प्रति, कितनी शास्त्रीय या कर्मशील रही है। तो उस समय आप अपनी कल्पना लगा सकते हैं। इस बात को पूरा व्यक्त करना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं कि इतना बड़ा लेखक बलबन, इतने लंबे कार्यकाल तक रहने वाला, वो भी इल्तुतमिश का गुलाम। ठीक है, आगे चलते हैं। वास्तविक नाम किसका था? बहाउद्दीन। वास्तविक नाम किसका? बलबन का, बहाउद्दीन। इसने काफी सारी उपाधियां धारण की और काफी बड़े बड़े शासकों के द्वारा। जो उपाधि थी उल्लू खां, वो किसने दी थी? महमूद ने दी थी। जिले इलाही, ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया आप समझ प्रयास कर सकते हैं समझने का। जैसे अपन बोलते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म में या फिर क्रिश्चियन धर्म में जो क्रिश्चियंस होते हैं, जो चर्च में जो बैठे रहते हैं, उनके मतलब उनको अपन एक तरह से बोलते हैं कि वो ईश्वर के दास हैं या छाया है। उस समय हम अगर हिंदू को बोलें, जैसे अपने पंडित जी होते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं कि हाँ, ये ईश्वर का एक जरिया है ईश्वर तक पहुंचने का। तो उसी समय से आप इसको बोल सकते हैं। जो जिले इलाही जो पद दिया, वो ईश्वर की छाया का मतलब था। ये भी महमूद ने दिया था। ठीक है। अमीर ए शिकार बना, किसना? बहराम के समय इसको एक और पद मिला था, अमीर ए शिकार। ठीक है। अमीर ए आकुर, जो मोहम्मद शाह थे उसनों के समय ये था उनका पद। काफी मैं बता रहा हूँ, बलबन जो लेखक हैं, शासक हैं, उनके समय काफी और इन्होंने काफी उपाधि धारण की। उनमें से काफी इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं, और कुछ और भी हैं, वो इंपॉर्टेंट जब मैं महामैराथन लूंगा तब आपको बता दूंगा। लोहा एवं रक्त नीति मेवातियों के खिलाफ अपनाई, यानी कि जो लोहा और रक्त नीति, लोह और रक्त नीति थी, वो किसके खिलाफ अपनाई? मेवातियों के खिलाफ। तुर्क चहलगानी का अंत किया। आप सभी को पता होगा तुर्क चहलगानी क्या है? तुर्क चहलगानी का अंत किया। आप सभी को पता होगा तुर्क चहलगानी क्या है, यानी कि जो 40 सरदारों का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, उसी को इसने समाप्त कर दिया। ये 40 सरदारों का गठन था तुर्क चहलगानी। ठीक है। सिजदा, जो झुकना, माफ कीजिएगा, ये सिजदा झुकना होगा। पाबुस, चूमना, और नौरज, यानी कि ये कुछ मुस्लिम टर्म्स हैं, क्योंकि ये सारे जो शासक हैं अपने दिल्ली सल्तनत के उस समय के, सारे मुस्लिम समुदाय के थे, इस्लाम धर्म को मानते थे। इन्होंने ही कुछ टर्म्स यूज करी थी उसी का। जो नौरज था ना, ये उत्सव था। जो नौरज था ना, ये एक उत्सव फेस्टिवल था। ठीक है, जो इसके बलबन के द्वारा चाय किया गया। पहली बार गौल इस्लामी प्रथम दिल्ली सल्तनत में लागू हुई, यानी कि जो मुस्लिम मैं बोल रहा हूँ आप सभी को कि जो मुस्लिम समुदाय था, इस्लामी धर्म, वो दिल्ली सल्तनत में बलबन के द्वारा ही आया गया। यानी कि आप समझ सकते हैं बलबन कितने प्रमुख शासक हैं गुलाम वंश के ओर से देखा जाए तो। फारसी पद्धति में दरबार का गठन किया। सैनिक के नगद वेतन स्टार्ट किया, यानी कि जो पहले जो था, क्या बोलते हैं कि सैनिकों को अपने कर्म के अनुसार जमीन का टुकड़ा दिया गया जाता था, उसको बंद कर दिया, और जो वेतन की थी वो व्यवस्था वापस लागू कर दी गई। 2 विभाग बनाए इसने मुख्य, बरीदे मुमलिक और दीवाने अर्ज। यानी कि इन दोनों के मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा। जो बरीदे मुमलिक है, इसको बोलते हैं गुप्तचर विभाग, यानी कि जो डिटेक्टिव, जासूस जिसे हम बोलते हैं, उस विभाग का नाम हो गया बरीदे मुमलिक। जो सैन्य विभाग था वो था दीवाने अर्ज। ये माफ कीजिए, अर्ज नहीं है, अर्ज है। ठीक है, दीवाने अर्ज। यानी कि इसके 2 विभाग काफी इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से आप देख ही चुके हैं। आप सभी से पूछ सकते हैं कि गुप्तचर विभाग कौन सा है, तो गुप्तचर विभाग है बरीद-ए मुमलिक, और सैन्य विभाग है दीवाने अर्ज। बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना की। आप साथ में ही एक योग्यता और कर्मशील में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। इसने हमेशा न्याय की स्थापना करने का प्रयास किया। बलबन के समय 1279 से लेकर 1285 में मुमलुक का आक्रमण, मंगलों का, माफ कीजिए, मंगलों का आक्रमण हुआ। 2 बार हुआ था, 1279 में और 1885 में। ठीक है।
जो 1279 में बंगाल में विद्रोह तुर्की खान ने किया। ठीक है, वो लास्ट पेज पे शो नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने लिखा। ये जो आखिरी दो शासक हैं गुलाम वंश के, ये अंतिम है। एक है कैकुबाद और एक है कैमूस। बलबन का पोता और कैमूस का दूसरा नाम था शमसुद्दीन द्वितीय। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, आप एक बार पढ़ लें, स्किप ना करें इन चीज़ों को। ठीक है, जो किलो खरी का किला बनवाया, किसने बनवाया किलो खरी का किला? कैकुबाद ने। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? कैमूस। बस आपसे एक बार एसएससी ये पूछ सकती है, फिर रेलवे में भी पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था कैमूस। कैकुबाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये किला आता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वैसे इसने दोनों ने ही मिलकर ऐसा कोई कार्य नहीं करा जिनकी इनकी प्रशंसा की जाए, ये मात्र एक अपना आए और एक योगदान नाम लेके चले गए कि हाँ हम गुलाम वंश के शासक थे, इनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था इसमें। तो दोस्तों इस समय गुलाम वंश खत्म हो जाता है और अब अगला हमारा टॉपिक होगा खिलजी वंश। मैं कोशिश करूंगा खिलजी वंश पूरी वन शॉट में समझाने की, ताकि एक लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आप पूरे कंटेंट को आसानी से अब उपलब्ध अपने समय कभी भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक। सीजीएल आने वाला है, एमटीएस के फॉर्म चालू हो चुके हैं, आप सभी भर सकते हैं। मैंने बता दिया है एमटीएस के बारे में, एमटीएस क्या है, एमटीएस के बारे में बहुत काफ़ी सारी डिटेल्स दी हैं और आप सभी का साथ रहा तो सीजीएल्स की भी नई सीरीज चालू कर दूंगा मैं। 48 डेज लेफ्ट हैं, तो 48 डेज 48 मैराथन्स। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।